नमस्कार दोस्तों, आज हम सैंपल और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने जो केविस मदान बुक है उसी के नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो हम सैंपलिंग शुरू करते हैं और सैंपलिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो हम इस वीडियो के अंत में देखेंगे। ठीक है, तो सैंपलिंग क्या होती है? सैंपलिंग जो है वो एक सबसेट होता है, ठीक है, जो कि एक जो पॉपुलेशन होती है उसमें से निकाला जाता है। तो हम एक पिक्चर के थ्रू इसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारी एक पॉपुलेशन है जिसमें से हम क्या करते हैं, कुछ जो एलिमेंट्स है उनको निकाल लेते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? सैंपल कहा जाता है। ठीक है, तो हिंदी में अगर हम सैंपल को कहें कि इसमें क्या किया जाता है, उपवर्ग जो है वो निकाल लिया जाता है। एक जो बड़ा समूह है उसमें से हम क्या कर रहे हैं, छोटा सा समूह जो है उसको निकाल ले रहे हैं, तो वो हमारी क्या होती है? सैंपलिंग होती है। ठीक है, जो सैंपलिंग रहती है इसका जो मेथड होता है वो कैसा होता है? साइंटिफिक होता है, लॉजिकल होता है और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो होती है वो इसमें यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तर्क के थ्रू और साइंटिफिक जो मेथड्स है उसके थ्रू जो सैंपलिंग है वो करी जाती है। हम सैंपलिंग के बेनिफिट्स पढ़ते हैं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं सैंपलिंग के। अगर सैंपलिंग करी जा रही है तो उससे हमें फ़ायदा क्या है, लाभ क्या है ना? रिडक्शन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रिसर्च। तो जो भी हमारी रिसर्च की जो कॉस्ट आती है, जो ओवरऑल कॉस्ट है, उसमें क्या होता है कि कमी आती है। तो अगर सैंपलिंग मेथड को यूज़ किया जाता है तो इसमें क्या रहता है, जो हमारी कॉस्ट है वो कम आएगा हमें। लेस टाइम कंज्यूमिंग, तो इसमें टाइम भी कम लगता है, समय कम लगता है कि एक बड़े पॉपुलेशन पर अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमें क्या लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो हमने वो जो पॉपुलेशन थी जो बहुत ज़्यादा थी उसमें से हमने क्या किया, कुछ को हमने ले लिया, तो उसमें जो हमें अध्ययन करने में क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा। तो टाइम कंज्यूमिंग, लेस टाइम कंज्यूमिंग हो गया, ये समय इसमें कम रखता है ना। अगर पॉपुलेशन कंसिस्टेंट है तो दिस बिकम्स मोर इवन डिज़ायरेबल। तो पॉपुलेशन की जो स्टडी है वो कैसे होनी चाहिए, सैंपलिंग मेथड जो है उसमें क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि सैंपलिंग जो है उसको किस तरह से किया जाता है। अगर किसी पॉपुलेशन में उसकी जो पॉपुलेशन है उसमें वुमेन जो है वो 50% है, कितनी है? 50% पॉपुलेशन में ये पॉपुलेशन है जिसमें से 50% जो है वो क्या है, वुमेन है। ठीक है, तो जब हम इसका सैंपल निकालेंगे तो सैंपल में भी जो वुमेन का परसेंटेज होगा वो कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली 50% ही होगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हमारा पॉपुलेशन होता है उसका और जो हमारा सैंपल है उसमें जो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं उनका रेशियो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो लगभग सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। देन हम पॉपुलेशन जो है इसे कैपिटल एन से दिखाते हैं और जो सैंपल है इसे स्मॉल एन से दिखाते हैं। ठीक, हिंदी में अगर हम कहें तो इसे प्रति दर्श कहा जाता है। तो इसको परिभाषित कैसे किया जाता है, जो भी हमारा एक परिभाषित समुच्चय होता है से हम क्या करते हैं, एक लघु समुच्चय मतलब सैंपल जो है उसको निकाल लेते हैं, एक सबसेट निकाल लेते हैं। लघु समुच्चय क्या है, हमारा सबसेट है। छोटा एक वर्ग जो है उसको निकाल लिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, इस पिक्चर के थ्रू हमने सैंपलिंग समझ ली। अब हम पढ़ते हैं सैंपलिंग के टाइप्स। सैंपलिंग जो है इसकी टेक्निक्स क्या होती है, इसकी दो टेक्निक्स होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैंपल, दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। ठीक है, दो तरह की सैंपलिंग होती है। अब जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है ये तीन तरह की होती है, सिंपल रैंडम सैंपल, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल और क्लस्टर सैंपल। और जो हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वो 5 तरह की है। कन्वीनियंस सैंपलिंग, फिर है जजमेंट और परपोजिव सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, एक्सीडेंटल सैंपलिंग एंड नंबर 5 जो है वो कौन सा है, स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है हमें ये भी याद रखना है कि कौन सी सैंपलिंग किस में आती है। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है होती है वो कितनी तरह की है, 3 तरह की है। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वो कितनी तरह की है, 5 तरह की है। ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वो कैसे रहती है, क्वांटिटेटिव, इसका नेचर क्वांटिटेटिव है। और ये कैसे रहती है, क्वालिटेटिव। ओके, ये भी हमें याद रखना है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्यों है ये हम आगे पढ़ते हैं वीडियो में। ओके,
अब हम एक एक करके सैम्पलिंग की जो टेक्निक्स है उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी सैंपल समझते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है इसमें हमें ईच पर्सन हैज़ इक्वल इंडिपेंडेंट एंड नोन चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। तो हर एक जो पर्सन है, हर एक जो एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से जो ये पर्सनस है इनका क्या रहता है कि इक्वल चांस रहता है, सबको बराबर चांस रहता है कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट रहता है, इंडिपेंडेंट मतलब एक के सिलेक्शन से दूसरे के सिलेक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। क्योंकि इसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो नंबर्स है पॉपुलेशन में से जो मेंबर्स हैं उनको पिक करने की संभावना कैसी होती है, बराबर बराबर होती है, ठीक है। और हम इसमें नंबर्स में बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो है कैसा रहता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कैसी होती है, क्वांटिटेटिव नेचर में होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। हमने 100 एलिमेंट्स लिए पॉपुलेशन में से, ठीक है। तो हर एलिमेंट जो है, हर एलिमेंट का चांस कितना है, 1/100 जो है उसका चांस हो जाएगा। मतलब 100 में से मतलब कि इक्वल जो है वो बराबर बराबर जो चांस है वो हर एक को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, प्रोबेबिलिटी सैंपल हो गया। देन प्रोबेबिलिटी सैंपल हमने पढ़े कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के हैं। तो हमने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप्स देखने हैं। सबसे पहला जो था, थोड़ा सा हम पिक्चर से समझ लेते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिंपल रैंडम सैंपल है सबसे पहला, जिसमें कि क्या होता है, रैंडम किसी को भी जो है वो सिलेक्ट किया जा सकता है एक पॉपुलेशन में से। इसमें क्या रहता है, जो एवरी एलिमेंट है, जो हर एक पर्सन है उसको क्या रहता है, इक्वल चांस रहता है, किसमें, सिंपल रैंडम में, ठीक है। इक्वल चांस रहता है, किसी को भी इसमें से सिलेक्ट किया जा सकता है। तो ये हमारा सिंपल रैंडम सैंपल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा था, एक हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैंपल भी होता है। ये हमारी जो बुक है उसमें नहीं दिया है, बट लेकिन इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या रहता है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो मेथड रहता है इसमें क्या होता है कि सिस्टम से चलता है, ठीक है। कि जैसे हमने यहाँ पर पहले एक सिलेक्ट किया, देन 2 छोड़े हमने, फिर एक ले लिया। तो इस तरह से इसमें क्या रहता है, एक पैटर्न रहता है, एक सिस्टम रहता है जिसको कि फॉलो किया जाता है, तो उसे सिस्टमेटिक सैंपल कह दिया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेटिफाइड सैंपल। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या होता है, इसमें क्या रहता है कि ग्रुप्स में डिवाइड रहता है, एक स्ट्राटा बन जाता है। स्ट्राटा क्या होता है, सब ग्रुप, स्ट्राटा, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्राटा जो होता है वो क्या होता है, सब ग्रुप होता है। ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर लिया जाता है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। देन उसमें से क्या किया जाता है, एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सैंपल में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिंपल रैंडम सैंपल, जिसमें कि एवरी एलिमेंट को इक्वल चांस रहता है, जो कि हमने पिक्चर से भी समझ लिया। देन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल रहता है, जिसमें कि जो एलिमेंट्स हैं उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे कि स्ट्राटा कहते हैं, ठीक है। सब ग्रुप जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्ट्राटा कहते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम ईच ग्रुप सिलेक्टेड रैंडमली, तो जो हर एक ग्रुप है उसमें से जो एलिमेंट्स हैं उनको रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। किसी को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, हमने पिक्चर से भी समझा। अब हमें एक एग्जाम्पल जो हमारी बुक में गिवन है वो देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, एक कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 600 जो स्टूडेंट्स हैं वो ह्यूमैनिटीज़ के हैं और 400 जो है वो कॉमर्स के हैं, ठीक है। तो हमने सैंपल कितने लिया, 100 बच्चों का हमने सैंपल ले लिया, ठीक। तो उसमें से ह्यूमैनिटीज़ के कितने होंगे, 60 होंगे, और कॉमर्स के कितने होंगे, 40 होंगे। तो हमें ये जो सैंपल का रेशियो है वो शो करना चाह रहा है कि जो भी हमारा पॉपुलेशन का रेशियो था, जो टोटल पॉपुलेशन थी, उस वैसा ही हमारा कैसा होना चाहिए, सैंपल भी होना चाहिए। क्योंकि 1000 में 600 ह्यूमैनिटीज़ के हैं और 400 कॉमर्स के हैं, है ना। तो वैसे ही हमारा सैंपल भी होना चाहिए। 100 में कितने होने चाहिए, 100 में 60 जो है वो ह्यूमैनिटीज़ के होंगे और 40 कैसे होंगे, कॉमर्स के होंगे। तो समझ रहे हैं कि जैसा सैंपल है, जैसा पॉपुलेशन है, वैसा ही हमारा क्या होना चाहिए, जो उसका छोटा रूप है, जो सैंपल है, वो भी, उसमें भी रेशियो जो है वो कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, जैसा कि हमारी पॉपुलेशन में था, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा होता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। नेक्स्ट हम सैंपल देख लेते हैं कौन सा है। देन नंबर 3 है हमारा क्लस्टर सैंपल। क्लस्टर सैंपलिंग जो मेथड है वो लार्ज पॉपुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। बट जैसे हमने कहा कि जो हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग होती है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, ग्रुप को बनाते हैं,
डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बना लेते हैं जिन्हें हम सब ग्रुप कहते हैं और इन्हें स्ट्राटा कहा जाता है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, जो क्लस्टर सैम्पलिंग होती है इसमें जो ग्रुप्स होते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते हैं, पहले से ही जो ग्रुप्स होते हैं उन पर जो है वो रिसर्च करी जाती है, उनका सैंपल लिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, अगर हम नेशनल लेवल पर एक सर्वे करा रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ हमने स्टेट्स जो है वो सिलेक्ट कर लिए, फिर स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया, देन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक्स को सिलेक्ट कर लिया, देन ब्लॉक्स के अंदर विलेजेस को सिलेक्ट कर लिया, तो इस तरह से आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो मेथड होता है उसको क्या कहा जाता है, क्लस्टर सैम्पलिंग कहा जाता है, और दिस इज़ मल्टीपल क्लस्टर सैम्पलिंग भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ये पहले से बने हुए ग्रुप्स है ना। तो हमने इसमें क्या किया, सैम्पल्स ले लिए ग्रुप्स के, देन उस पर क्या करी गई, स्टडी करी गई। तो इस तरह का जो सैम्पलिंग होती है उसको क्लस्टर सैम्पलिंग कहा जाता है, ठीक है। सो क्लस्टर सैम्पलिंग जो थी उसको हम यहाँ पिक्चर से भी देख सकते हैं, जिसमें कि ग्रुप्स जो हैं वो बने हुए, हम उनको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं किस तरह से, ठीक है। जो लार्ज पॉपुलेशन है उस पर जो है वो क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड जो है वो अपनाया जाता है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग ग्रुप्स में से सिलेक्ट किया जाता है सैंपल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैंपलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है वो नॉन स्ट्रक्चर्ड रहती है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बनाया जाता है और सबको इक्वल चांस जो है वो नहीं मिलता है सारे मेंबर्स को, ये बायस भी हो सकता है एंड इसमें एरर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का जो नेचर होता है वो कैसे रहता है, क्वालिटेटिव, ठीक है। तो नॉन सैंपलिंग जो टेक्निक है ये 5 तरह की होती है। सबसे पहले हम कन्वीनियंस सैंपलिंग देख लेते हैं। कन्वीनियंस सैंपलिंग में क्या होता है, ईजीएस्ट पॉपुलेशन मेंबर सिलेक्टेड, जो भी ईजीली अवेलेबल है, रिसर्चर को जो भी ईजीली अवेलेबल है उस तरह से वो जो है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल्स जो है वो चूज़ कर लेता है, उस तरह से उन मेंबर्स को चूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम, कन्वीनियंस सैंपलिंग टेक्निक कहते हैं। तो हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कन्वीनियंस के हिसाब से ये रिसर्चर है, रिसर्चर ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो ईजिली अवेलेबल थे उनको चूज़ कर लिया, उनका सैंपल ले लिया, है ना। तो इस तरह से कन्वीनियंस सैंपलिंग चलती है। तो इसमें इसीलिए कह रहे हैं कि बायसनेस भी हो सकती है और ये कैसा रहता है, क्वालिटेटिव रहता है नेचर में, ठीक है। अब हम देखते हैं जजमेंट और पर्पोजिव सैंपलिंग, जिसमें क्या होता है, जजमेंट को यूज़ किया जाता है जो मेंबर्स है उनको सिलेक्ट करने के लिए। ये हिस्टोरिकल और डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है उनमें इसको यूज़ किया जाता है। तो जो जजमेंट सैंपलिंग है उसमें रिसर्चर क्या करता है, अपना जजमेंट यूज़ करता है मेंबर्स को सिलेक्ट करने के लिए। तो ये पर्पोजिव सैंपलिंग है हमारी, जिसमें कि रिसर्चर जो है वो अपने जजमेंट के हिसाब से किसी भी जो मेंबर है उनको सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब जो हमारी नंबर 3 सैंपलिंग है वो है कोटा सैंपलिंग, और इसे डायमेंशनल सैंपलिंग भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम भी हमें याद रखना है, कोटा सैंपलिंग और डायमेंशनल सैंपलिंग, ठीक है। इसमें क्या रहता है, रिसर्चर जो होता है वो इंटरव्यू लेता है, ठीक है। सैंपल क्या करते हैं कि सैंपल सिलेक्टेड फ्रॉम लोकेशन कन्वीनियंट टू हर और हिम, जो रिसर्चर है उसकी जो लोकेशन है वहाँ पर जो उसको कन्वीनियंट है सैंपल सिलेक्ट करने के लिए वो सिलेक्ट कर लेता है, और कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो है होते हैं वो देखता है, विजिबल जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको देखता है और क्या कर लेता है, जो मेंबर्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। जो कोटा सैंपलिंग है, कोटा सैंपलिंग और डायमेंशनल का जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स और विजिबल जो कैरेक्टर्स है उनको देखकर, उनको ध्यान में रखकर जो है वो रिसर्च करी जाती है, और रिसर्चर इंटरव्यू के थ्रू जो है वो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, अपनी लोकेशन के हिसाब से वो क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को देखता है, इंटरव्यू लेता है और जो सैंपल है उसको ले लेता है, ठीक है। तो ये कोटा सैंपलिंग और डायमेंशनल सैंपलिंग जो है इसे कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा नंबर 4 है वो है एक्सीडेंटल सैंपलिंग। एक्सीडेंटल सैंपलिंग जो होती है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, जो मार्केट प्लेसेस होते हैं उनके लिए यूज़ की जाती है, ओके।
तो रिसर्चर जो है वो किसी भी पर्सन के पास जाकर जो है वो पूछ सकता है और उसके बाद सैंपल जो है वो उनको क्या कर सकता है, गैदर कर सकता है। तो किसी भी पर्सन के पास जाकर इन्फॉर्मेशन ली जाती है जिससे कि उसको लगता है कि इससे कोई भी तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो वहाँ से जाकर क्या कर लिया जाता है, इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लिया जाता है और सैंपल ले लिया जाता है। तो ये एक्सीडेंटल सैंपलिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या रहता है कि कुछ इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, दे में बी आइडेंटिफाई अदर्स। तो क्या करते हैं, कुछ इंडिविजुअल को पहले सिलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उनसे जो अदर इंडिविजुअल्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इट मे ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ सैंपल। तो वो जो सिलेक्ट किए गए हैं इंडिविजुअल्स वो सैंपल का पार्ट हो भी सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। क्रिएट नेटवर्क ऑफ सैंपल एलिमेंट। तो इस तरह से एक नेटवर्क बन जाता है जिसको कि जो एलिमेंट्स थे सैंपलिंग के उनका क्या बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है। तो इसको हम एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा स्नोबॉल सैंपलिंग। सो ये हमारी स्नोबॉल सैंपलिंग की पिक्चर है जिसमें कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक रिसर्चर है जिसने कि एक एलिमेंट लिया, एक पर्सन लिया, फिर उसने क्या किया, अदर पर्सनस के बारे में क्या बोल लिया, उससे इंफॉर्मेशन गैदर कर ली। तो इस तरह से क्या बन गया, एक नेटवर्क बन गया, है ना। तो इसे क्या कहा जाता है, स्नोबॉल सैंपलिंग जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने सैंपल के बारे में पढ़ा और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, जिसमें कि क्या होता है, सैंपल और क्या है, एक सबसेट है। ठीक है, एलिमेंट्स का, जिसमें कि एक छोटा ग्रुप जो है उसको ले लिया जाता है, उसका सैंपल ले लिया जाता है, देन उस पर रिसर्च करी जाती है ना। देन उसके हमने टाइप्स पढ़े, प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैंपल एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कैसा रहता है, क्वांटिटेटिव रहता है नेचर में, और ये कैसा रहता है, क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव नॉन प्रोबेबिलिटी। देन प्रोबेबिलिटी जो सैंपलिंग है इसके 3 प्रकार हैं जो कि हमें इस किताब में दिए गए हैं। वैसे एक और होता है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, तो अगर वो भी आएगा तो वो मैंने आपको बता दिया है कि सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग किस तरह से होती है। सिंपल रैंडम सैंपल, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल, देन क्लस्टर सैंपल। देन उसके बाद जो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है ये 5 तरह की होती है। नंबर 1 है, अगर हमसे ये भी पूछे कि इनमें से जो क्वांटिटेटिव है वो कौन सी सैंपलिंग है, तो ऑप्शन में हमें इनके नाम दिए होंगे तो हमें सिलेक्ट करने होंगे कि कौन से क्वांटिटेटिव है और कौन से नहीं है ना। तो हमें याद रखना है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव नेचर में है। तो ये 3 तरह की है और एक सिस्टमैटिक भी है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी, ये कैसा रहता है, क्वालिटेटिव रहता है। तो इसमें 5 प्रकार के हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट और पर्पोजिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, देन एक्सीडेंटल सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम देख लेते हैं कि कौन सा है, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर अ सर्वे इज़ नोन एज। तो वो प्रोसेस जिसमें कि हम एक पॉपुलेशन में से एक सबसेट जो है वो छोटा जो ग्रुप है उसको सिलेक्ट करते हैं, उपवर्ग को सिलेक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सर्वे रिसर्च, रिप्रेजेंटेशन, ट्रायंगुलेशन एंड सैम्पलिंग। तो हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन जो होती है उसमें से एक सबसेट को सिलेक्ट कर लिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, सैम्पलिंग कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सैम्पलिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द टाइप ऑफ सैम्पलिंग वेयर ईच पर्सन इन पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इज। तो वो कौन सा टाइप होता है सैम्पलिंग का जिसमें कि हर एक पर्सन को एक पॉपुलेशन में इक्वल चांस रहता है, बराबर चांस रहता है सिलेक्शन का। तो वो हमारा कौन सा सैम्पलिंग है, पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, हमने किस में पढ़ा था कि जो इक्वल चांस है वो सबको मिलता है, वो कौन सा हमें है, हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका सही जवाब क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। उसमें क्या रहता है कि इक्वल चांस रहता है सबको सिलेक्शन का। तो हमने देखा था कि जैसे 100 अगर लोग हैं तो उसमें से 1/100 जो है वो सबका क्या रहता है, चांस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन, हियर सम पीपल हैव ग्रेटर चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड देन अदर मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन इट इज़। तो इसमें क्या है कि
जो कुछ लोग हैं उनका सिलेक्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है कुछ अन्य लोगों से। इसमें बराबरी इक्वल चांस नहीं है, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है ना। तो इसमें किसी भी तरह का जो समानता है वो नहीं है। तो ये कौन सी तरह की सैम्पलिंग होगी हमारी? ऑप्शन हमारा है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, नन ऑफ द अबव। तो हमने पढ़ा था, अभी हमने ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें हम क्या करें कि इक्वल चांस रहता है तो वो हमारा किस में रहता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रहता है ना। और जो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रहता है उसमें क्या रहता है? वो फिक्स नहीं रहता, अनस्ट्रक्चर्ड रहता है ना। उसमें किसी भी तरह का ये नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता कि हमें जो पर्सन हैं वो किस तरह से सिलेक्ट करने हैं। तो इस तरह की जो सैम्पलिंग होगी जिसमें कि किसी भी पर्सन का सिलेक्शन हो सकता है, किसी भी पर्सन को एलिमेंट को सिलेक्ट किया जा सकता है, तो वो किस तरह की सैम्पलिंग होती है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन इज़ नोन एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? कौन सा इनमें से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है? क्लस्टर सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमें बताने की कौन सा जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। हमने प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के टाइप्स पढ़े। जो हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसके कितने टाइप्स है हम एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का चार्ट है, इसको हमें ऐसे ही याद रखना है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कितनी तरह की है? 3 तरह की है, सिंपल, रैंडम, स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर। और इसमें एक सिस्टमेटिक सैम्पलिंग भी होती है, वो भी हमें याद रखनी है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा है जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो 5 तरह के हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट और पर्पोजिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो ये 5 तरह की हो गई। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन में वापस जाते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। क्लस्टर सैम्पलिंग जो है हमारी कौन सी होती है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। एंड कोटा सैम्पलिंग जो है वो कौन सी है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। उसके अलावा जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है और जो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है वो भी कैसे रहती है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रहती है। देख, इसमें हमें ऑप्शन में सिस्टमेटिक सैम्पलिंग दी है, बट लेकिन हमें जो बुक है उसमें सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के बारे में नहीं दिया है। बट लेकिन मैंने इस वीडियो में बताया कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होती है और ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर ही आती है। तो ये 3 तरह की जो सैम्पलिंग है वो किस में आती है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आती है। और कोटा जो सैम्पलिंग है वो किस में आती है? हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल? तो हमें बताने कि इसमें से जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो कौन सी है। अभी हमने चार्ट देखा था दोनों सैम्पलिंग का। ठीक है, तो हमें कोटा सैम्पलिंग ऑप्शन देख लेते हैं पहले। कोटा सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पल, पर्पोजिव सैम्पल या बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी कह रहा है। तो हमने देखा कि जो सिंपल रैंडम सैम्पल है ये हमारा किसका रहता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का है। ठीक है, तो ये तो हमारा कट हो जाएगा। उसके अलावा कोटा सैम्पलिंग और जो पर्पोजिव सैम्पलिंग है वो किसकी है? हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की है ना। अभी हमने चार्ट के थ्रू समझा था। कोटा सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो किसकी है? कोटा सैम्पलिंग और पर्पोजिव सैम्पल ये किसका रहता है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल का रहता है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि ए और सी दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और PDF आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल। थैंक यू।